बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज की क्लास में बेटा हम बात करने जा रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की। तो एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की अकाउंटिंग किस तरह की जाती है और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किस तरह वर्कआउट की जाती है। तो टॉपिक हमारा आज का जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। ये भी एग्जाम में 7 से 8 नंबर का एक सवाल आ जाता है और ये भी अच्छे मार्क्स होते हैं एग्जाम पास करने के लिए। तो ये टॉपिक कहने को तो एक छोटा टॉपिक है, लेकिन ये स्कोरिंग टॉपिक है एग्जाम के लिहाज से। तो इन्वेंट्री ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, तो हम सब जानते हैं एक्टिविटी के लिहाज से बिजनेस की 3 टाइप्स हैं। नंबर 1 ट्रेडिंग, नंबर 2 मैन्युफैक्चरिंग एंड नंबर 3 सर्विसिंग, अगर आपको याद हो। तो जो ट्रेडर होता है वो क्या कहते, जो मैन्युफैक्चर होता है वो ट्रेडर जरूर होता है, क्योंकि वो गुड्स बनाता है आगे बेचने के लिए। तो जब हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की, तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के पास बेटा 3 किस्म की इन्वेंट्रीज होती है। नंबर 1 रॉ मटेरियल, उसके पास इन्वेंट्री है रॉ मटेरियल की। नंबर 2 वर्क इन प्रोसेस या वर्क इन प्रोग्रेस, इन शॉर्ट इसको बोलते हैं WIP, वर्क इन प्रोसेस या वर्क इन प्रोग्रेस। एंड नंबर 3 तीसरी इन्वेंट्री है किस चीज की, फिनिश गुड्स की। जवाब दे मुझे आप। तो जब आप कोई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करते हैं तो फिर आपके पास इन्वेंट्री की 3 टाइप्स हो जाती हैं। एक इन्वेंट्री आपके पास क्या है, रॉ फॉर्म में है। एक इन्वेंट्री आपके पास जो है वर्क इन प्रोसेस फॉर्म में है। और एक इन्वेंट्री वो जो है आपके पास बिल्कुल रेडी टू सेल है, जो कि फिनिश गुड्स वाली फॉर्म में। यस और नो बताइए मुझे। अच्छा जी, अब इसका हम जरा समझे कॉन्सेप्ट। देखें, ट्रेडिंग बिजनेस क्या करता है, गुड्स खरीद कर आगे सेल करता है बनी बनाई। लेकिन जो मैन्युफैक्चर होता है वो एक रॉ मटेरियल परचेज करके उसकी शक्ल चेंज करके उसको प्रोसेस करके रॉ मटेरियल से फिनिश गुड में प्रोसेस करके क्या करता है जनाब, वो उसको आगे फाइनल गुड बना के सेल करता है। मतलब रॉ मटेरियल से फिनिश गुड बनने का जो प्रोसीजर है, इसको हम क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग। अच्छा, बड़ी आसान सी मिसाल है यार। देखें, मिसालें इर्द गिर्द से लेंगे, आसान एग्जाम्पल्स देंगे, बात समझ में आ जाएगी, कोई इशू नहीं। देखिए, नंबर 1, अगर एक तंदूर वाला है, तंदूर वाला बेसिकली क्या बेचता है, तंदूर वाला बेसिकली क्या बेचता है, रोटी। रोटी उसका क्या हुआ, फिनिश गुड हुआ ना। रोटी उसका क्या हुआ, फिनिश गुड हुआ। ठीक है, अच्छा जी, ऐसे ही है। लेकिन वो रोटी बनाने के लिए उसमें प्राइमरी इंग्रेडिएंट क्या इस्तेमाल होता है, आटा। क्या वो आटा बेचता है या वो रोटी बेचता है, रोटी बेचता है। तो रोटी बनाने के लिए उसको आटा खरीदना पड़ता है ना। तो आटा रोटी का क्या हो गया, रॉ मटेरियल। यस और नो। तो एक तंदूर वाले के पास बहुत सारी बैग्स रखे होंगे आटे के, जब तक उसने यूज भी नहीं किए होंगे। यस और नो। तो जो अनयूज्ड आटा है, अनयूज्ड आटा, उसको हम बोलेंगे इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। क्या बोलेंगे, इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। यस और नो। जो आटा अब तक इस्तेमाल ही नहीं हुआ, उसको क्या बोलेंगे, इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। क्या ख्याल है, बात समझ में आती है? सबसे बात पूछ रहा हूँ बेटा। अच्छा, लेकिन जैसे ही उस आटे को लेबर का हाथ लग गया, मतलब लेबर ने वो बैग खोला, उसमें से आटा निकाला, उसमें पानी मिला दिया, तो आटे की शक्ल क्या हो गई, चेंज हो गई ना। अब वो आटा रोटी है ना, वो आटा आटा है। वो रोटी और आटे के दरमियान की कोई चीज है। क्या ख्याल है, बताइए, क्या बोलेंगे उसको,
डो बन गई, उसने रोटी की डो बना, मतलब अगर आम लैंग्वेज बोले तो रोटी बनाने के लिए उसने आटा गूंद लिया है, या उसके पेड़े बना लिए हैं, या डो बना दिए, जो भी नाम दें आप उसको अकाउंटिंग लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? वर्क इन प्रोसेस या वर्क इन प्रोग्रेस। तो जब रॉ मटेरियल को हाथ लग जाए किसका? लेबर का, तो अब वो रॉ मटेरियल नहीं रहता, बल्कि वो क्या बन जाता है? वर्क इन प्रोग्रेस बन जाता है, या वर्क इन प्रोसेस बन जाता है। और लेबर अगर उस मटेरियल पे अपना प्रोसेस कंप्लीट कर ले यहाँ तक कि वो यानी अपनी सेल होने वाली कंडीशन में आ जाए, तो फिर वो फिनिश गुड बन जाता है। मतलब अगर वाकई रोटी पक जाती है तो वो बिकने के लिए क्या है? रेडी है, अवेलेबल है। बड़ी सिंपल सी बात है। जवाब दें। तो इन्वेंट्री, रॉ मटेरियल खरीदा क्यों है बेटा? उसकी नीयत बेचने की तो नहीं है, लेकिन रॉ मटेरियल खरीदा है रोटी बनाने के लिए, ताकि उसको बेच सके। इसका मतलब क्या है? बगैर रॉ मटेरियल लिए तो रोटी नहीं बन सकती ना। मतलब तो ये रॉ मटेरियल उसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का पार्ट बनेगा ना बेटा। कि जो फिनिश गुड की इन्वेंट्री बनेगी उसमें आटे की कॉस्ट क्या होगी रबनवाज बेटा? शामिल होगी कि नहीं होगी? तो बेसिकली बज़ाहिर तो आपको ऐसा लग रहा है कि उसने रॉ मटेरियल बेचने के लिए नहीं खरीदा, लेकिन जो वो फिनिश गुड बनाएगा वो फिनिश गुड उसी रॉ मटेरियल से बन रही है ना। मतलब जो उसकी आखिरी असल इन्वेंट्री है, उस इन्वेंट्री में रॉ मटेरियल की कॉस्ट क्या है? शामिल है। क्या ख्याल है बताइए अपना पास? तो इसका मतलब रॉ मटेरियल का मेन पर्पस तो क्या है? वो चीज बनाना जिसके जरिए आपकी बिजनेस एक्टिविटी चल सके, यानी आप गुड्स बेच सके। तो इसलिए रॉ मटेरियल भी आपकी इन्वेंट्री है, क्योंकि रॉ मटेरियल कन्वर्ट होके ही क्या होगा? फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होगा, जिसको आप बेच पाएंगे। तो इसका मतलब क्या है? रॉ मटेरियल खरीदे बगैर आपकी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं हो सकती बेटा। या तो आप बनी बनाए गुड्स खरीद लें, या फिर अगर आप खुद बनाना चाहते हैं तो फिर वो रॉ मटेरियल ही तरक्की करके क्या बनेगा? फिनिश गुड्स बनेगा। ऐसे ही ना। अच्छा, अब एक टमाटो केचप बनाने वाली कंपनी है, तो टमाटो केचप कैसे बना रही है? टमाटो केचप बनाने के लिए रॉ मटेरियल कौन सा है? टमाटो केचप बनाने के लिए रॉ मटेरियल कौन सा है? टमाटोज ही है ना। तो टमाटो टमाटो केचप बनाने वाली कंपनी के लिए टमाटो क्या हो गया? रॉ मटेरियल हो गया। तो टमाटर की पेटियां बोले या टमाटर की बोरियां बोले, जितनी गोडाउन में भरी पड़ी हैं अब तक इस्तेमाल में नहीं आई, वो क्या है? वो क्या है? रॉ मटेरियल। क्या ख्याल है? ऐसे ही। और वो टमाटर जिसको बोरियों से बाहर निकाल दिया गया है, जमीन पे बिछा दिया गया है, और जिस पर लेबर क्या करेगा? अब डांस करेगा। मतलब लेबर अगर अपने पैर से कुचल कुचल कर उसको जूस में कन्वर्ट कर दे, मतलब भाई जमीन पर रखकर, फ्लोर पे रखकर उस पे उछल कुछ शुरू कर दे, तो जो अब जो टमाटर की शक्ल तब्दील हो जाएगी वो क्या हो? क्या कहलाएगी? वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है। और फिर जब उनको पका कर कुछ मिक्स करके और इंग्रेडिएंट शामिल करके बॉटल में फिल कर दिया जाएगा, और मिचेल्स टमाटो केचप की बॉटल क्या होगी? तैयार होगी। तो जो बॉटल मार्केट में मिलेगी, जो जिसको आप खरीदेंगे, या पाउच जो होगा, वो क्या कहलाएगा बेटा? जिसकी पैकिंग भी हो चुकी होगी, वो क्या कहलाएगा? फिनिश गुड्स। तो मैं खाने पीने वाला आइटम की एग्जांपल से दे रहा हूँ कि आपके लिए बात समझना आसान हो जाएगी। देखें, एक आम तंदूर वाले की बात करें तो यार आप तो बोलेंगे वो तो सर पका पका के दे रहा है रोटियां, उसके पास स्टॉक तो मतलब क्या है, फौरी तौर पे इस्तेमाल हो जाता है। लेकिन ठीक है, आपके शहर में जो है वो रोजाना बेस पे ब्रेड आती है। तो एक डॉन ब्रेड हैदराबाद, आपको पता है डॉन ब्रेड हैदराबाद से ऑपरेट करती है। तो डॉन ब्रेड की कंपनी हैदराबाद में काम करती है। ठीक है। और हैदराबाद में लसीफा ब्रेड है, मतलब मुख्तलिफ ब्रेड बनाने वाली कंपनीज हैं। तो ये ब्रेड की मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, तो इनके पास रॉ मटेरियल क्या है? वही आटा है। फिर आटा ही ब्रेड में क्या हो रहा है? कन्वर्ट हो रहा है। यस और नो बताइए आप मुझे।
तो बाकायदा बड़ी बड़ी कंपनीज जो है वो ब्रेड मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं और वो खुद आटे को ब्रेड में कन्वर्ट कर रही है। बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग, बिस्किट की मैन्युफैक्चरिंग लेने उठा लें आप, एक बिस्किट है, उसमें प्राइमरी इंग्रेडिएंट क्या दिख रहा है आपको? फ्लोर ही दिख रहा है ना बेटा। तो बिस्किट्स की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। चलें लेस की तरफ चले जाएं, लेस की एग्जांपल ले लें। तो लेस का रॉ मटेरियल क्या है? बेसिक पोटैटोज भी हैं, और उसमें जो मसाला वगैरह स्प्रिंकल किया गया है, जो उसका फ्लेवर है, वो भी इसका मटेरियल ऑब्वियसली है। ऐसा ही है ना? यस और नो बताइए। अच्छा, वो पोटैटो जो बोरियो में बंद पड़ा हुआ है वो क्या है? रॉ मटेरियल है। लेकिन जैसे ही पोटैटो का छिलका उतर गया, वो वॉश हो गया, तो उस पर काम क्या हो गया? शुरू हो गया, वो प्रोसेस होना शुरू हो गया। ऐसे ही उसके स्लाइसेस बन गए, छिलका उतरा, फिर स्लाइसेस बने, फिर वो फ्राई हुआ, फ्राई होने के बाद क्या हुआ? उस पे फ्लेवर्स स्प्रिंकल किए गए, देन फाइनली वो पैकिंग में क्या हुआ? पैक हो गया। जब वो पैकिंग में पैक हुआ तो पैकेट्स रखे हुए ना, पैक हुए हुए, वो आपकी फिनिश गुड्स है। समझ पा रहे हैं? तो इसका मतलब क्या हुआ? रॉ मटेरियल स्टेप बाय स्टेप जो है फिनिश गुड बन रहा है। यस और नो? रॉ मटेरियल जो है वो स्टेप बाय स्टेप क्या बन रहा है? फिनिश गुड बन रहा है। ठीक है, तो अब इसमें क्या इन्वॉल्व है? इसमें इन्वॉल्व है कॉस्ट। अब कॉस्ट क्या है? व्हाट इज कॉस्ट? ठीक है, कॉस्ट किसे कहते हैं? फिर कॉस्ट को हम कितने हिस्सों में क्या करेंगे? ब्रेक करेंगे। अगर हम देखें तो कॉस्ट को हम बेसिकली दो हिस्सों में तोड़ते हैं। एक को हम बोलते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है, और एक हम बोलते हैं नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट। एक प्रोडक्शन कॉस्ट है, और कॉस्ट का ताल्लुक ऑब्वियसली किसी बिजनेस से होगा ना। प्रोडक्शन कॉस्ट और नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट। ठीक है, कॉस्ट क्या है? कॉस्ट एक एक्सपेंडिचर है जो कि इनकर हुआ है किस पर? गुड्स एंड सर्विसेज पर। क्यों इनकर हुआ है? ताकि इनको प्रोड्यूस किया सके। क्यों इनकर हुआ? ताकि उनको सेल और डिस्ट्रीब्यूट किया सके। क्यों प्रोड्यूस हुआ? ताकि उनको मैनेज कर सके फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। क्यों इनकर हुआ? ताकि उनकी प्रोडक्शन को फाइनेंस किया जा सके, फाइनेंस कॉस्ट। कुछ मेरी बातें समझ में आती हैं बेटा? तो कॉस्ट जो है वो खर्चा है, वो पैसा जो आपने लगाया है। क्यों लगाया? ताकि आप गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर सकें, उनको फिर डिस्ट्रीब्यूट कर सकें, उनको मार्केट कर सकें, उनको मार्केट तक पहुंचा सकें, एंड सो ऑन, उनको मैनेज कर सकें। तो बिजनेस को मैनेज करने की जो भी कॉस्ट है, जो भी खर्चा आप बिजनेस को मैनेज करने के लिए कर रहे हैं, चाहे वो आप इन्वेंट्री की प्रोडक्शन पे कर रहे हो या इन्वेंट्री की सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन पर या उसकी एडमिनिस्ट्रेशन पर, तो दो किस्म के खर्चे होगा ना। एक जो खर्चा इन्वेंट्री की प्रोडक्शन पे हो रहा है वो क्या कहलाएगा? प्रोडक्शन कॉस्ट। और जो इन्वेंट्री की सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन पर हो रहा है, उसको मैनेज करने पर हो रहा है, बिजनेस चलाने पर हो रहा है, बिजनेस के ऑपरेट करने पर हो रहा है, वो क्या है?
वो नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट है। ठीक है, तो अगर मैं इसको बुनियादी तौर पर ब्रेक करूं तो क्या है, अगर मैं लिखूं यहाँ पर एक्सपेंडिचर incurred on the production of goods and services। ठीक है जी, और नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है, एक्सपेंडिचर्स incurred for operating a business। ठीक है, एक बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जो एक्सपेंडिचर इनकर हो रहा है वो क्या है, नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट है। और एक बिजनेस की जो इन्वेंट्री प्रोड्यूस करने के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए जो खर्चा हो रहा है वो क्या, प्रोडक्शन कॉस्ट है। मतलब कॉस्ट एक्सपेंडिचर है, इस दोनों सूरतों में आपकी जेब से पैसा क्या हो रहा है, खर्च हो रहा है। यस और जवाब दे मुझे। सही है बेटा। तो आपकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उसकी दो टाइप्स हो, एक है डायरेक्ट कॉस्ट और बेटा एक है इनडायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है जी, एक क्या है डायरेक्ट कॉस्ट और एक क्या है इनडायरेक्ट कॉस्ट। अब डायरेक्ट कॉस्ट क्या है, डायरेक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट है जिसके लिए हम क्या बोलेंगे कि ये डायरेक्टली ट्रेसेबल है। ठीक है, कैन बी allocated पर यूनिट बेसिस। डायरेक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट है जो कि डायरेक्टली ट्रेसेबल है। ठीक है जी, कैन बी एलोकेटेड पर यूनिट बेसिस और उसको पर यूनिट बेसिस पे एलोकेट किया जा सकता है। इनडायरेक्ट कॉस्ट जो है वो नॉट डायरेक्टली ट्रेसेबल है। हम किसी भी प्रोडक्ट को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं इसमें कौन कौन सी इनडायरेक्ट कॉस्ट इन्वॉल्व है, लेकिन हम इसकी क्या कहते हैं इस प्रोडक्ट को देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें कौन कौन सी कॉस्ट इन्वॉल्व है। ठीक है, कैन नॉट बी allocated
पर यूनिट बेसिस। ठीक है जनाब। तो डायरेक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट है जो डायरेक्टली ट्रेसेबल है फ्रॉम द गुड और सर्विस, और जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है वो डायरेक्टली ट्रेसेबल नहीं। कैसे जरा बड़ी सिंपल सी एग्जांपल, आप एक बिस्किट खाएं तो बिस्किट खाते ही आपको अंदाजा हो जाएगा जनाब कि किस चीज का बना हुआ है, यस और नो। इसमें बुनियादी तौर पे कौन सा इंग्रेडिएंट शामिल है, जो मेन प्राइमरी एलिमेंट है जिसके जरिए बनाया गया, आपको बिस्किट खाते ही अंदाजा हो जाएगा, यस और नो, बताइए मुझे, रिस्पॉन्स दें। आपको चीजें देखकर उनके बुनियादी इंग्रेडिएंट का अंदाजा होता है कि नहीं होता? आप ऑब्वियसली किसी चेयर पे बैठे होंगे, आप किसी सोफे पे बैठे होंगे, किसी फर्नीचर पे बैठे होंगे, आप फर्नीचर देख के बता दें फर्नीचर में बुनियादी मटेरियल कौन सा लगा, बताइए। जिस फर्नीचर पे आप बैठे हुए हैं उसको देख के बताइए कि उसमें बुनियादी एलिमेंट कौन सा है। उस फर्नीचर को देख के आप आइडिया लगा लें, इसमें टिम्बर इस्तेमाल हुआ है, वुड इस्तेमाल हुआ है, इसमें आयरन इस्तेमाल हुआ है, यस और नो। यानी आपने देखा, देख के आपको पता लग गया हाँ यार ये तो इस चीज का बना हुआ है। एक कार को आप देखें, वो गाड़ी किस चीज की बनी है बुनियादी तौर पे, गाड़ी में आपको गाड़ी देखते हैं आपको गाड़ी का मटेरियल दिखना शुरू हो जाएगा, मतलब उसमें लोहे की चादर इस्तेमाल हो रही है, मतलब उसमें भी आयरन का यूज है। उसमें आपको क्या दिखाएगा, मतलब ग्लासेस दिखेंगे, मतलब ग्लास दिखेगा। उसमें आपको प्लास्टिक का यूज दिखेगा, उसमें आपको रबर का यूज, मतलब मल्टीपल चीजें आपको दिखेंगी उसके अंदर, प्लास्टिक भी दिखेगा। तो ये सारा क्या है बेटा, मटेरियल है, कि एक चीज किस मटेरियल की बनी हुई है। तो इंसान बड़ा फिक्र करने वाला शख्स है। मतलब एक समोसा आप खा रहे हैं तो समोसा किस चीज का बना हुआ है बताओ। आपने कॉलेज की कैंटीन से एक समोसा खाया, तो वो समोसा या रोल खाया, वो रोल किस चीज का बना हुआ है, वो खाते ही आपको आइडिया हो गया ना। उसने बोला चिकन समोसा है, आपने खा के बोला यार चिकन समोसा, चिकन तो नाम, मतलब नाम चिकन समोसा है या इसमें चिकन एग्जिस्ट भी करता है। बात जब आप ऐसा नहीं बोलते, खाते ही बोलते हैं यार नाम तो चिकन पेटीज रखा हुआ है, नाम तो चिकन समोसा रखा हुआ है, लेकिन चिकन है किधर, इसमें है किधर इसमें। आप जवाब दीजिए इस बात का। है ना, है कि नहीं ऐसा मसला। तो मतलब आप अगर कोई शख्स बोलते है चिकन समोसा, तो आपको खाने के बाद आइडिया होता है इसमें चिकन है या नहीं है, इसमें चिकन शामिल है या नहीं है। जवाब दीजिए, समझे बात को। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो समोसा या वो जो क्या कहते हैं वो जो रोल बना हुआ है, उसका मटेरियल आपको सामने दिखाई दे रहा है कि वो किस चीज का बना हुआ है। आप जवाब दीजिए मुझे। ऐसा ही है ना बेटा। अब सारा मसला क्या आता है यहाँ पर, सारा मसला ये आता है कि क्या ये रोल, क्या ये समोसा खुद ब खुद बन गया। तो इंसान बड़ा गौर फिक्र करने वाला शख्स है, वो इस रोल को देखकर, इस समोसे को देखकर, इस केचप को देखकर, इस गाड़ी को देखकर, इस फर्नीचर को देखकर, क्या खुद ब खुद दरख्त कट गया, खुद ब खुद उसके लकड़ी के क्या हो गए पीसेज हो गए, खुद ब खुद वो आपस में जुड़ गए और जुड़कर क्या हो गया फर्नीचर बन गया, क्या सब कुछ खुद ब खुद हो गया। तो किसी बनी हुई चीज को देखकर ये आइडिया भी होता है इसका कोई बनाने वाला है। यानी मतलब एक चीज जो बनी हुई है उसको देख के हम ये भी ट्रेस कर सकते हैं कि हाँ इसका कोई बनाने वाला है। ये एक नेचुरल फैक्ट है यार, एक बनी हुई चीज है उसका बनाने वाला है कोई, उसको किसी ने मैन्युफैक्चर किया है, उसका कोई डिजाइनर है, उसका कोई क्रिएटर है, उसका कोई खालिक है। इसका मतलब क्या हुआ, एक बनी हुई चीज को देखकर हाँ भाई समोसा किसने बनाया,
हाँ भाई फर्नीचर किसने बनाया, हाँ भाई चिप्स किसने बनाए, हाँ भाई पंखा किसने बनाया, हाँ भाई एसी किसने बनाया, हाँ भाई गाड़ी किसने बनाई। तो इसका मतलब एक चीज को देखकर ये पता लग जाता है कि हाँ भाई इसका कोई बनाने वाला है, और उस बनाने वाले को हम अकाउंटिंग में क्या बोलते हैं, लेबर। तो ना सिर्फ एक चीज को देखकर हम उसका मटेरियल ट्रेस कर पाते हैं, बल्कि हम ये भी ट्रेस कर पाते हैं ऑब्वियसली इसको किसी ने असेंबल किया है, ऑब्वियसली इसको किसी ने मैन्युफैक्चर किया है। तो हम इसके बनाने वाले तक भी पहुंच जाते हैं कि हाँ यार ये खुद ब खुद तो नहीं बन गया, ये बनी हुई चीज है, इतनी जबरदस्त तरीके से इसको हर चीज को हर पोजीशन पे क्या किया, रखा गया है। तो इंसान जिस तरह, इंसान भी एक मैन्युफैक्चर चीज है ना। जरा सोचो, जिस जगह पे तुम्हारी आंख है थोड़ी सी आगे पीछे होती, ऊपर होती, आंख अगर तुम्हारे दिमाग मतलब तुम्हारे माथे पे लगी होती, नाक कहीं और लगी होती, ठीक है, जवाब दीजिए। ठीक है जी, तो उसका कोई बनाने वाला है, इंसान का भी बनाने वाला है, कोई जाहिर सी बात है। खैर अभी तो ये हम इस तरह बातें नहीं करते, लेकिन हम एक सिंपल बात करने जा रहे हैं, मतलब एक बनी हुई चीज को देखकर हम ये सोचते हैं ना, ये ट्रेस कर पाते हैं। तो उस बनाने वाले को भी तो पैसे दिए होंगे ना हमने। तो इसका मतलब क्या है, एक तो हो गई मटेरियल की कॉस्ट, एक तो हो गई मटेरियल की कॉस्ट, और एक हो गई उस मटेरियल को तरतीब देने की कॉस्ट, बनाने वाले की कॉस्ट, लेबर के वेजेस। यस और नो, जवाब दें। लेबर के वेजेस हैं या नहीं है, क्या ख्याल है? तो इस तरीके से इसका मतलब क्या है, डायरेक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट जो डायरेक्टली ट्रेसेबल है फ्रॉम द प्रोडक्ट और सर्विस। तो हम बोलते हैं डायरेक्ट कॉस्ट की एग्जांपल्स क्या क्या हैं। ठीक है जी, तो डायरेक्ट कॉस्ट में सबसे पहले क्या आएगा, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल। मोस्टली डायरेक्ट कॉस्ट बाय नेचर वेरिएबल होती है, समझ ले 95% डायरेक्ट कॉस्ट बाय नेचर क्या होती है, वेरिएबल होती है। तो डायरेक्ट कॉस्ट को एक तरह से आप बोल सकते हैं वेरिएबल कॉस्ट, ज्यादातर उसमें एलिमेंट बाय नेचर वेरिएबल होता है। ठीक है, डायरेक्ट कॉस्ट में एग्जांपल क्या है, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर। वो लेबर जो प्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व है, वो लेबर जो एक गाड़ी का दरवाजा जोड़ रहा है, वो लेबर जो एक गाड़ी का टायर फिट कर रहा है, वो लेबर जो एक गाड़ी के अंदर जो है वो उसका मिरर फिट कर रहा है, या उसका क्या कहते हैं ग्लास फिट कर रहा है, सो ऑन, मुख्तलिफ किस्म की फिटिंग्स कर रहा है, असेंबलिंग कर रहा है। वो लेबर जो आटे को रोटी बना रहा है, मतलब जिसके हाथ के जरिए वो चीज क्या हो रही है, बनती भी दिखाई दे रही है। या अगर हाथ से नहीं बना रहा तो ऑब्वियसली वो लेबर किसी मशीन को ऑपरेट कर रहा है। यस और नो, मशीन के जरिए बना रहा है। और एक किसी चीज होती है, वो क्या होती है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जिनको हम कॉस्ट अकाउंटिंग में बोलते हैं डायरेक्ट ओवरहेड्स। ठीक है जी, तो इसका मतलब डायरेक्ट कॉस्ट तीन किस्म की है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट ओवरहेड्स। इस तरीके से इनडायरेक्ट कॉस्ट भी तीन किस्म की है। इस तरीके से इनडायरेक्ट कॉस्ट भी तीन किस्म की है। इनडायरेक्ट मटेरियल, हमें बताओ, रोटी में नमक तो इस्तेमाल हुआ होगा ना, रोटी में नमक तो इस्तेमाल हुआ होगा, पानी तो इस्तेमाल हुआ होगा बनाने के लिए। क्या ख्याल है, बोलिए। तो वो नमक और पानी आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा यार, वो देख के दिखाई नहीं दे रहा, मतलब नहीं वो वाजे तौर पे साफ दिखाई नहीं दे रहा, वो डायरेक्टली ट्रेसेबल नहीं। अच्छा ओके, आगे बात करें।
अगर आप किसी फर्नीचर को इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें जो नेल्स लगी हुई हैं वो छुपा दी गई हैं, मतलब पॉलिश करके या किसी भी तरीके से, या ग्लू जो लगा हुआ है वो ग्लू आपको डायरेक्टली, हालांकि ग्लू मटेरियल है लेकिन वो ग्लू आपके लिए डायरेक्टली आइडेंटिफिएबल नहीं है। यस और नो बताइए, क्या ख्याल, रिस्पॉन्स कीजिए। है ना ऐसा? क्या कहते हैं, ये इनडायरेक्ट मटेरियल हो गया। इनडायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री में स्वीपर है, फैक्ट्री में स्वीपर है, स्वीपर जो क्या करेगा, मशीन्स वगैरह के एरिया की, फैक्ट्री की सफाई करेगा। अगर फैक्ट्री की सफाई नहीं हो पाएगी तो काम कैसे चल पाएगा? तो फैक्ट्री में जो स्वीपर है उसका कोई डायरेक्टली रोल नहीं है किस चीज में, प्रोडक्शन, लेकिन वो फैक्ट्री की सफाई करता है तो वहां फैक्ट्री में काम हो पाता है। तो मतलब जो स्वीपर है उसकी कॉस्ट फैक्ट्री कॉस्ट का क्या है, पार्ट है, वो फैक्ट्री में इन्वॉल्व है ना। सुपरवाइजर है, सुपरवाइजर, फैक्ट्री का सुपरवाइजर है, जो लेबर्स को, जो लेबर डायरेक्टली काम करता है वो उनके काम को सुपरवाइज करता है। वो खुद डायरेक्टली प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं है लेकिन वो उन लोगों को सुपरवाइज कर रहा है जो प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, वो इनडायरेक्ट लेबर हो गया। समझ पा रहे हैं बात या नहीं? जवाब दें। फैक्ट्री में एक इंजीनियर है जो मशीन्स का रिपेयर एंड मेंटेनेंस देख लेता है। हाँ मतलब मल्टीपल, बहुत सारे लोगों का, सही है ना। तो फैक्ट्री में काम करने वाले और लोग भी हैं लेकिन वो लोग अगर जो प्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है लेकिन वो इनडायरेक्टली किसी ना किसी तरीके से उनका एक रोल है इस प्रोडक्शन में, तो उनका इनडायरेक्ट रोल है, उनका डायरेक्ट रोल नहीं है। ठीक है, घर में अगर आपकी वालदा खाना पकाती हैं तो सामान तो कोई ला के देता होगा ना, यस और नो? खैर वो लाने की कॉस्ट तो इन्वेंट्री की कॉस्ट का पार्ट है एक अपनी जगह पर, लेकिन एक समझाने के लिए कि एक बंदा आपको डायरेक्ट बनाता हुआ दिखाई दे रहा है लेकिन उसका हेल्प करने वाला भी तो कोई होगा ना, कोई हेल्पर तो होगा ना उसका, वो इनडायरेक्ट वे में हेल्पर होगा, डायरेक्ट वे में नहीं हेल्प करेगा। बहरहाल उसके अलावा इस तरीके से थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या आएंगे, वो आएगा क्या, इनडायरेक्ट ओवरहेड्स। ओवरहेड्स मतलब बेटा एक्सपेंसेस, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, प्रोडक्शन एक्सपेंसेस। तो प्रोडक्शन एक्सपेंसेस को हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन ओवरहेड्स। ये छोटी छोटी बातें हमें याद रखनी है, उम्मीद आप भूलेंगे नहीं। अब इनडायरेक्ट अगर फैक्ट्री रेंट पर है तो रेंट क्या है, फैक्ट्री की फिक्स कॉस्ट है, यस और नो बताइए, जवाब दें। रेंट क्या है, फैक्ट्री की फिक्स कॉस्ट है, जवाब देना बेटा। अच्छा, फैक्ट्री का इंश्योरेंस करवा लिया है, इंश्योरेंस फिक्स कॉस्ट है। प्लांट एंड मशीनरी जो डेप्रिशिएट हो रहा है, डेप्रिसिएशन अगर टाइम बेस है तो फिक्स कॉस्ट है, याद होगा आपको ये बताया है। टाइम बेस्ड और प्रोडक्शन बेस्ड, यूजेज बेस्ड, ये फर्क आपको करवाया है। तो प्लांट एंड मशीनरी की डेप्रिसिएशन, इलेक्ट्रिसिटी, हीटिंग एंड लाइटिंग, फ्यूल, जवाब दें बेटा। अगर जैसे कुछ फैक्ट्री में इस्तेमाल हो रहा है, रेंट, इंश्योरेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ये सारी कॉस्ट जो है ये फैक्ट्री की इनडायरेक्ट कॉस्ट है जो फैक्ट्री के ऊपर खर्च हो रही है। समझ पा रहे हैं बात को या नहीं? अच्छा जी, ओके। नाउ अब उसके बाद अगर आप देखते हैं यहाँ पर तो एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अब मैं आ जाता हूँ थोड़ा इस तरफ, एक्सपेंडिचर जो बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए क्या होते हैं, खर्च होते हैं, वो कौन कौन से उनके नाम के। अब वो एक ब्रॉड हेड्स हैं, उसके अंदर सारी चीजें आ जाएंगी। मतलब यहाँ पर आगे आपके पास क्या, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जवाब दें। तो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट क्या है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है।
वेयर हाउस का रेंट क्या है, अगर वेयर हाउस अपना नहीं है रेंट पे लिया तो वेयर हाउस का रेंट जो है वो क्या है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है। अगर वेयर हाउस आपका अपना है, मतलब एसेट है आपका, आपने रेंट पे नहीं लिया, तो वेयर हाउस की डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगी, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट बनेगी, क्योंकि उसका मकसद क्या है, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। जवाब दें आप मुझे। बैड डेट की वजह क्या है, गुड्स का बिकना, तो बैड डेट क्या है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सपेंस है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, मैनेजमेंट के एक्सपेंसेस, अकाउंटेंट्स की सैलरीज, वो लोग जो आपका डेटा मैनेज करते हैं ऑफिस में बैठकर, बिजनेस के रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं, ठीक है, बिजनेस डील्स करवाते हैं, ठीक है जी। एडमिनिस्ट्रेटिव, वो कंप्यूटर, वो प्लांट, वो कंप्यूटर, वो मशीनरीज जो ऑफिस में इस्तेमाल हो रही हैं। ऑफिस बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन, अगर ऑफिस बिल्डिंग रेंट पर है तो ऑफिस बिल्डिंग का रेंट एडमिन में जाएगा बेटा, ऑफिस बिल्डिंग का इंश्योरेंस एडमिन में जाएगा, सो ऑन, सारी बात है एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बन जाएगी आपकी। ऑफिस का फर्नीचर बिल्कुल, उसकी डेप्रिसिएशन बिल्कुल इसमें जाएगी, मतलब जो चीज जहां इस्तेमाल हो रही है उसकी कॉस्ट वहीं एलोकेट की जाएगी। इसको बोलते हैं एक्सपेंसेस बाय फंक्शन, मतलब आप फंक्शन के हिसाब से क्या करें, एक्सपेंसेस को एलोकेट करें, एडमिन, सेलिंग, ठीक है। उसके बाद फाइनेंस कॉस्ट, बैंक चार्जेस क्या है, फाइनेंस कॉस्ट है। इंटरेस्ट एक्सपेंस क्या है, फाइनेंस कॉस्ट है। फाइनेंस चार्जेस, जवाब दें। तो ये तमाम बातें आपके सामने मैंने यहाँ पे बुनियादी तौर पर रख दी है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही हो। तो ये एक तरह से आपके सामने स्ट्रक्चर रख दिया किस चीज का, कॉस्ट का। अब जो हमें आगे बात करनी है वो क्या है, ठीक है। अब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है ना वो क्या है कि रॉ मटेरियल जो है वो स्टेप बाय स्टेप कैसे फिनिश गुड बन रहा है। तो हमें करनी है कॉस्टिंग किसकी, फिनिश गुड्स की, मतलब रॉ मटेरियल की कॉस्ट से हमें फिनिश गुड्स की कॉस्ट क्या करनी है, उठानी है। तो हमें समझना क्या है, आप जरा इस चीज को, इस पे गौर कीजिएगा आप लोग। देखिए सबसे पहले उठानी है हमें कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल क्या है, हमारी डायरेक्ट कॉस्ट। तो हमने साल भर में कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम किया है फिनिश गुड्स बनाने के लिए, तो जितना रॉ मटेरियल हमने कंज्यूम कर लिया होगा वो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल का पार्ट बन जाएगा। इसमें हमने प्लस करना है, क्या प्लस करना है, कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट क्या करनी है, हमने इसमें ऐड कर देनी है। फिर प्लस क्या करना है इसमें, कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट ओवरहेड्स। अच्छा सर, डायरेक्ट ओवरहेड्स की एग्जांपल नहीं दिया आपने, कोई मसला नहीं, दे देते हैं बेटा। अच्छा वैसे डायरेक्ट ओवरहेड्स का जो है वो आ, जो हेड है वो बहुत कम दिखेगा आपको क्वेश्चंस के अंदर, लेकिन फिर भी एग्जांपल इसकी मौजूद है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्या होता है, मुख्तलिफ प्रोसेस होता है ना, यानी पहले कॉटन जो है वो क्या बनता है बेटा, फाइबर बनता है, फाइबर से क्या बनता है, फैब्रिक बनता है, फैब्रिक के बाद क्या होती है, उस पर डाइंग होती है, कलरिंग होती है, पर प्रिंटिंग होती है, मतलब मल्टीपल प्रोसेस हैं, ऐसा होता है कि नहीं होता, जवाब दें, रिस्पॉन्स है बेटा। तो अगर फर्ज करें एक प्रोसेस जो है, एक प्रोसेस है जो आपके प्रोडक्शन का पार्ट है वो आपके पास नहीं है, उसको आप आउटसोर्स कर देते हैं, क्या करते हैं, आउटसोर्स। तो अगर आप अपने प्रोडक्ट का एक काम किसी बाहर से करवाते हैं
अपने प्रोडक्ट को रॉ मटेरियल आपका है लेकिन काम उस पर कोई और कर रहा है, तो इसका मतलब लेबर फिर आपका नहीं हुआ ना। आपने खाली बस क्या करनी है, उस प्रोसेस की पेमेंट कर देनी है ताकि वो रॉ मटेरियल आपको प्रोसेस होकर मिल जाए। क्या ख्याल है, जवाब दीजिए। इसको हम बोलते हैं क्या, सब कॉन्ट्रैक्टिंग कॉस्ट, मतलब प्रोडक्ट को आउटसोर्स करने की कॉस्ट। तो अगर अपने प्रोडक्शन का कोई भी प्रोसेस आप कहीं और से परफॉर्म करवा रहे हैं, तो जो आपने अपना आउटसोर्स किया है काम, उसको हम क्या बोलेंगे, डायरेक्ट ओवरहेड्स। ठीक है, एग्जाम्पल और भी मैं आगे दे दूंगा, लेकिन फिलहाल इतनी एग्जाम्पल अभी आप ध्यान में रखिएगा। अगर आप हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद में एक कॉटेज इंडस्ट्री है चूड़ी बनाने की। जब चूड़ी बनती है ना बैंगल्स, तो वो रिंग वाली शक्ल में होती है, रिंग, उस रिंग में से उसको अलग करना होता है। वो रिंग में से अलग करने का काम आज भी आउटसोर्स होता है, मतलब मुख्तलिफ घरों में जाता है जहाँ पे औरतें क्या करती हैं, उनको अलग अलग कर रही होती है। मतलब वो काम फैक्ट्री में नहीं हो रहा होता और वो काम आउटसोर्स कर दिया जाता है, उसके अलग से पैसे दे दिए जाते हैं। तो वो क्या है, फैक्ट्री की एक तरह से डायरेक्ट ओवरहेड्स है। वो भी प्रोडक्शन का ही पार्ट है, वो डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्वमेंट, लेकिन वो आउटसोर्स करके उसका ठेका किसी को दे दिया जाता है कि भाई तुम ये काम करवा दो, तुम्हें इतने पैसा मिल जाएंगे, अमाउंट। समझे बात को, डायरेक्ट ओवरहेड्स, आउटसोर्सिंग, सब कॉन्ट्रैक्टिंग कॉस्ट। समझे बात। तो जब हम इन तमाम आइटम्स को प्लस कर देंगे बेटा, तो डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट ओवरहेड्स, जब हम इनको प्लस कर देंगे तो इन सब का सम जो होगा, वो सम जिसके बराबर आएगा उसको हम बोलेंगे क्या, उसको हम नाम देंगे कॉस्ट का, प्राइम कॉस्ट। क्या नाम दें, प्राइम कॉस्ट, या फिर सारी की सारी क्या है, ओवरऑल डायरेक्ट कॉस्ट, टोटल डायरेक्ट कॉस्ट। कि प्राइमरीली आपने किसी भी गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए डायरेक्ट कितनी कॉस्ट खर्च की। लेकिन क्या सिर्फ डायरेक्ट कॉस्ट खर्च हुई है, नहीं, हम सब जानते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट भी खर्च हुई है। तो अब इस प्राइम कॉस्ट में इनडायरेक्ट कॉस्ट भी ऐड करनी होगी, क्योंकि उस इनडायरेक्ट कॉस्ट के बगैर हमारी गुड्स प्रोड्यूस नहीं हो सकती। मतलब फैक्ट्री का रेंट है, फैक्ट्री का अगर रेंट पे ना करते तो हम फैक्ट्री कैसे चलाते, उसका इंश्योरेंस पे ना करते तो वो फैक्ट्री आपकी जो है वो किसी भी किस्म के लॉस से कैसे महफूज रहती, सोन। तो मतलब ये नहीं कि जितनी भी इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या करें आप उसमें ऐड कर दें। जब प्राइम कॉस्ट आपके पास आ जाएगी तो प्राइम कॉस्ट में आप ऐड करेंगे क्या, इनडायरेक्ट मटेरियल। जो इनडायरेक्ट मटेरियल आपने कंज्यूम किया है वो उसको शामिल करेंगे आप इसमें, प्लस इनडायरेक्ट लेबर, प्लस इनडायरेक्ट ओवरहेड्स, यानी फिक्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो जब हम प्राइम कॉस्ट में ये तीनों इनडायरेक्ट कॉस्ट ऐड कर देंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो अब कहलाएगी क्या, जो टोटल आंसर होगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट मतलब फिनिश गुड्स जो प्रोड्यूस हुई है उसकी कॉस्ट। तो इन तमाम बातों को ध्यान में रखिएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर हमें किसी भी गुड्स की कॉस्ट निकालनी है तो हमें ये मालूम करना है इसमें क्या कुछ इस्तेमाल हुआ है, कितना मटेरियल इस्तेमाल हुआ है, कितनी लेबर कॉस्ट खर्च हुई है, कितने डायरेक्ट ओवरहेड्स खर्च हुए हैं, फिर कितने इनडायरेक्ट ओवरहेड्स खर्च हुए हैं, कितना इनडायरेक्ट मटेरियल है। तो वो सब कुछ एड अप करने से क्या मिल जाएगा आपको, डायरेक्ट फिनिश गुड की कॉस्ट मिल जाएगी। समझे बात या नहीं बेटा, यहाँ तक मेरी गुफ्तगू समझ में आई। एक बिल्कुल बेसिक आपसे स्टार्ट किया है और इस चैप्टर में तो कुछ बातें आपकी आगे जो करेंगे वो पढ़ी भी होंगी, क्योंकि आपने क्यूएमटी के अंदर भी उनको कवर किया हुआ।
ठीक है, तो यहाँ तक कोई मसला हो तो बताइए बेटा, जवाब दीजिए। यहाँ तक कोई बात जो आपको समझ में आई हो, कोई बात जो समझ में आई हो? अच्छा, समझ में आ गया सब कुछ, ओके। तो यहाँ तक इंशाल्लाह इसको स्टॉप करेंगे बेटा, बाकी इंशाल्लाह आपसे कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज।